औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। मेरे बहन भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो विरासत की तकसीम का मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार क्या है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक आइकन है बेल आइकन, उसको भी आप क्लिक कर लें ताकि आप तक मज़ीद जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन फौरी मौसूल हो जाए। तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसको मैंने पार्ट वाइज शुरू किया। आज है पार्ट वन। पार्ट वन में ये है कि बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा, इसमें वरासत की तकसीम का मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार क्या है। कानून वरासत में जो तरीक़ाकार बताया गया है, जायदाद, सबसे पहले तो दोस्तों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जायदाद हकदारों में मतवफ़ी पर वाजिबुल इदा जो कर्ज़ होता है उसको तकसीम करने से पहले आप उसकी वसीयत को देखें, कर्ज़ को देखें। उसको पूरा करने के बाद वसीयत कर्ज़ को उससे फ़ारग हो जाएं, फिर उसकी तकसीम करनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, अगर साहिब जायदाद, मालिक है, जो ऑनर है, जो अगर ख़ुद अपनी जायदाद की तकसीम करना चाहता है तो इस पर वाजिब है कि अगर वह पहले कोई कर्ज़ है उसको अदा करे, उसको उतारे, उसे पाक हो, और जिन लोगों से इसने वादे वगैरह किए हों, प्रॉमिस किए हों, उनको पूरा करे। फिर उसके बाद अपनी जायदाद को तकसीम के वक़्त जो उसके रिश्तेदार यतीम मस्कीन वगैरह भी हैं उनको भी दे, अगर वो ज़िंदा है। अगर उसकी डेथ हो गया तो उसके जो लीगल हेयर्स है, जो वारिस हैं, उनको चाहिए कि वो मरने वाला अगर बाप है, माँ है, भाई जो भी है, पहले सबसे पहले उसका कर्ज अदा करें, उसकी जो वसीयत है उसको देखें, उसके बाद वो तकसीम की तरफ आएँ। अब पहला आज का जो पार्ट वन है, इसमें बाप अगर फौत हो जाता है उसकी जायदाद में उसकी औलाद का हिस्सा क्या है। बाप की जायदाद में एक लड़का और दो लड़कियां, ये इक्वल हैं, बराबर की मालिक हैं। मसलन एक बेटा दो बहनों के बराबर होगा। बाप की जायदाद नंबर एक, जैसे अगर 50 रुपए हैं उसमें से 25 पैसे एक भाई के हुए, अगर दो बेटियां हैं तो वो बाकी 25 रुपए जो है वो दो बेटियों में तकसीम हो जाएंगे। अगर बाप मर जाए, फौत हो जाए, तो उसका अगर एक बेटा है और दो बेटियां हैं, फिर ये सूरत हाल होगी। और दूसरी बात है, बाप की जायदाद में पहले बाप के जो वालदैन हैं, दादा दादी, अगर वो जिंदा हैं, 1/6 हिस्सा उनको मिलेगा अगर दादा दादी जिंदा हैं। और बाप की बेवा यानी कि बच्चों की जो माँ है, मरने वाले की जो बीवी है, उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, 1/8, 8वां हिस्सा मिलेगा। 8वां हिस्सा निकालने के बाद अगर दादा दादी जिंदा है 1/6, माँ उनकी जिंदा है, बीवी जिंदा है मरने वाले की, बच्चों की माँ, 8वां हिस्सा उसका, ये निकालने के बाद जो जायदाद बचेगी वो बच्चों में तकसीम हो जाएगी। बेटा बाप की जायदाद की तकसीम से पहले अगर फौत हो जाता है, एक ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली हमारे माशरे के अंदर इस तरह के सवाल उठते हैं, तो फिर कई रिश्तेदार उठ पड़ते हैं प्रॉपर्टी की, क्योंकि जन ज़मीन एक फसाद की जड़ है। अब इसकी जो बेवा है और बच्चे हैं तो इनको हिस्सा मुकम्मल तरीका से, उसके मुकम्मल जो तरीका उसमें से निकाला जाएगा अगर वो बेटा बाप की जायदाद की तकसीम से पहले ही फौत हो जाता है। अगर उस बच्चे की शादी हुई हुई है तो उसके बच्चे, उसकी बीवी का मुकम्मल हिस्सा निकाला जाएगा। अगर बेटी बाप की जायदाद तकसीम से पहले बेटी फौत हो जाती है, ये भी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के एक नहीं हज़ारों केसेस है, तो इसका शौहर और बच्चे हैं तो शौहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा। मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि बेटी फौत हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके जो भाई होते हैं वो उस पर काबज़ हो जाते हैं। मसलन बाप की प्रॉपर्टी में से उसकी बेटियां और उसके बेटे वारिस होते हैं। अगर बाप फौत हो गया
और उसके बाद उसकी बेटी भी फौत हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी बेटी को उसके बाप के हिस्से में हिस्सा जो होगा उस औरत के, उसकी बेटी के बच्चों को चला जाएगा, और उसका जो हस्बैंड होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी में जो बनता है, उसके हस्बैंड को भी हिस्सा मिलेगा। हाँ, अगर बच्चे नहीं है, अगर बच्चे नहीं है, औरत फौत हो जाती है और उसके जो वालिद की प्रॉपर्टी में से जो उसको हिस्सा मिलना था उसके शौहर को नहीं मिलेगा। फिर अगर बच्चे हैं फिर वो मिलेगा, अगर बच्चे नहीं है फिर वो वारिस है। इंतहाई अहम, ये इंतहाई नाजुक टॉपिक है। तो इसमें हमारे मुआशरे के अंदर एक नहीं बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इसको अगर बाप की जायदाद में से इसे जो होते हैं उसको किस तरीके से तकसीम किया जाता है, बेटा 1/2 होगा और बेटी 1/4 होगी। तो इसी तरह मैं, तो बाप की जायदाद में औलाद, बेटा बेटी हिस्सेदार इस तरह होते हैं। ये कानून विरासत में ये इस तरह ही तकसीम होती है। अगर पैसा होगा, पैसा भी इसी तरह ही तकसीम होगा। तो जब भी कोई सरबरा फौत हो जाता है तो उसका, उसकी लीगल हेयर होने के लिए फिर अदालत से रजू करना पड़ेगा। आप अपने मुतलका इलाका जात में जो भी आपके वकील साहिबान हैं, आप उनकी मदद हासिल कर सकते हैं और अदालत से अपने केस को में को डिक्लेरेशन लेकर आप लीगल हेयर बन सकते हैं। इसको जैसे ही ये मामला हो इसको फौरी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस वगैरह निकल आते हैं जो मुख्तलिफ लोगों की नज़र होती है। जो जब सरबराह की डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके मालिक बनने की कोशिश करते हैं ABCD। तो इसलिए औलाद को चाहिए कि फौरी तौर पे वो उस प्रॉपर्टी को लीगल हेयर डिक्लेयर करवाएं, ताकि मज़ीद उसमें कोई ऐसी पेचीदगियाँ ना पैदा हो जाएं। तो दोस्तों, मेरा लेक्चर आप सुनते रहें, ये एक वेलफेयर है, मैं करता रहूँगा। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।